नमस्कार साथियों, आज अपन बात करते हैं, रिवीजन करेंगे किनके। एक तो बात करते हैं सांबर के चौहान का, और अपन बात करते हैं अजमेर, रणथंभौर, सिवाना व जालौर। यहाँ के चौहान अपन ने पढ़ लिए थे, एक बार इनका रिवीजन करते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे याद है उतना आपको भी याद होना जरूरी है, इसलिए रिवीजन सबसे बढ़िया है। मैं मेरे हिसाब से रिवीजन करवाता हूँ, आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हो अपन बात कर रहे थे चौहान वंश की। चौहान सर्वप्रथम हम पढ़े थे उत्पत्ति के सिद्धांत। किसकी बात कर रहे थे? उत्पत्ति के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत दिया था अग्निवंशीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? अग्निवंशीय सिद्धांत। अग्निवंशीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो चौहान है किससे उत्पन्न हुए? अग्नि से उत्पन्न हुए। ये बात कौन कहता है? चंद्रबधाई कहता है। कौन से ग्रंथ में कहता है? पृथ्वीराज रासो में कहता है कि गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू पर क्या किया था? यज्ञ किया था। तो उससे क्या हुआ? 4 जाति उत्पन्न हुई। कौन कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चौहान किसके साथ पैदा हुए थे? शस्त्रों के साथ पैदा हुए थे, ठीक है। क्यों वो यज्ञ क्यों किया? तो सब विदेशी आक्रांतों को या फिर राक्षसों का संहार करने के लिए। राक्षस कौन थे? विदेशी आक्रांत था, ठीक है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान क्या हुए? उत्पन्न हुए। इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया? अग्निवंशीय सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? सूर्यमल मिश्र ने। किसने? सूर्यमल मिश्र ने। और किसने किया था? मोहनोद नैन्सी ने। किसने किया था? मोहनोद नैन्सी ने, ठीक है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत था अपने चंद्रवंशीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? चंद्रवंशीय सिद्धांत। हाँसी का अभिलेख है। कहाँ का अभिलेख है? हाँसी का अभिलेख। किसका है? पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख है। हाँसी कहाँ पड़ती है? हरियाणा के पास में, दिल्ली के आसपास है हाँसी का अभिलेख। हाँसी को जीता था किसने? पृथ्वीराज सेकंड ने, ठीक है। वो पृथ्वीराज सेकंड में बात करेंगे। अभी ध्यान रखना चंद्रवंशी सिद्धांत कि चौहान क्या थे? चंद्रवंशी थे। किसके अनुसार? एक तो हाँसी का अभिलेख और एक दूसरा था अचलेश्वर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? अचलेश्वर अभिलेख। अचलेश्वर अभिलेख दोनों में क्या कहा गया है कि ब्राह्मण क्या थे? चंद्रवंशीय थे। अपन बात करते हैं इंद्रवंशीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? इंद्रवंशीय सिद्धांत। पाली जिले में सेवाड़ी ग्राम में रायपाल चौहान का जो शिलालेख था, अभिलेख था, उसमें क्या कहा गया कि चौहान क्या थे? इंद्रवंशीय थे, अर्थात इंद्र के वंशज थे। अपन बात करते हैं सूर्यवंशी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सूर्यवंशी सिद्धांत कि चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। इस बात की जानकारी कौन कौन देता है? तो पृथ्वीराज विजय, किसका ग्रंथ है? जयानक भट्ट का ग्रंथ है। हमीर रासो, और कौन देता है? हमीर रासो, हमीर महाकाव्य। और अपन बात करते हैं कि विग्रह राज चतुर्थ का अभिलेख, जो कहाँ पे है? वर्तमान में कहाँ पर है? राजपूताना संग्रहालय में है, अजमेर में। पहले कहाँ लगा हुआ था? तो ये लगा हुआ था संस्कृत पाठशाला की दीवारों पे लगा हुआ था ये अभिलेख। वर्तमान में कहाँ है? राजपूताना संग्रहालय। इसमें क्या कहा गया? इसमें चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है, इक्ष्वाकुवंशी कहा गया है, माल्यवंशी कहा गया है। क्या कहा गया? माल्यवंशी कहा गया है। और कुश के वंशज कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना विग्रह चतुर्थ का अभिलेख, इसमें भी क्या कहा गया? चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया। अपन बात करते हैं ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? दशरथ शर्मा ने। किसने दिया था? दशरथ शर्मा ने। किसमें दिया था? द अर्ली चौहान डायनेस्टी में। दशरथ शर्मा ने क्या दिया था कि ये चौहान क्या है? ब्राह्मण वंशी है। अपन बात करते हैं दूसरा, मैंने बताया था नामद खां। कौन सा खां? नामद खां, जिसको कभी जान के नाम से भी जाना जाता है। और उनका ग्रंथ कौन सा? कायम खानी थे ये, क्योंकि मैं बताया था कि जो अपने लोक देवता है कौन? गोगाजी चौहान के वंशज हुए। उसका नाम था कर्ण सिंह को जबरदस्ती क्या कर दिया गया? धर्म बदला दिया गया, तो वो क्या कहलाए? कायम खानी कहलाए। और उन्हीं का जो वंशज था ये नामद का, जो फतेहपुर सीकर का नवाब था, और इन्होंने क्या किया? एक ग्रंथ लिखा अपनी, उसका नाम था कायम खा रासो। उसमें भी क्या कहा गया है कि हम क्या है? ये जो चौहान क्या है? ब्राह्मण वंशी है, ठीक है। अपन बात करते हैं और बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख।
बिजोलिया शिलालेख में भी चौहानों को क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। अब देखो और देखो सूर्यवंशी सिद्धांत में ध्यान रखना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी क्या कहा गया, ये क्या है, सूर्यवंशी है। कौन, चौहान। अपन बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मणों को क्या कहा गया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। चौहानों को क्या कहा गया, वत्स गोत्रीय, कि वत्स गोत्र की क्या है ब्राह्मण है। कौन, चौहान। वत्स गोत्रीय क्या है, ब्राह्मण है। कौन, चौहान। वत्स गोत्रीय क्या है, ब्राह्मण है। ये बिजोलिया शिलालेख कब का है, 1170 ईस्वी का है। कब का है, 1170 ईस्वी का है। किसके समय का है, ये सोमेश्वर के समय का है। कहाँ पे लगाया गया, पार्श्वनाथ जैन पार्श्वनाथ मंदिर पे लगाया गया। कहाँ पर, बिजोलिया भीलवाड़ा में। अपन बात करते हैं इसके रचयिता कौन है। रचयिता की बात, इसका देखो उत्कीर्णकर्ता तो थे गोविंद, उत्कीर्णकर्ता थे कौन, गोविंद। और रचयिता कौन थे इसके, रचयिता थे गुणभद्र। कौन थे रचयिता, गुणभद्र। 72 और 73 पद्यों में लिखा गया है। ये क्या था, एक दिगंबर लेख था। क्या था, दिगंबर लेख था। कौन सा लेख था, दिगंबर लेख था। ठीक है, इसी के पास में उसी के पास में एक किताब थी, उत्तम शिखर पुराण। उत्तम शिखर पुराण, इसी बिजोलिया शिलालेख के पास में उत्तम शिखर पुराण नाम की किताब छपी हुई है। नाम की किताब छपी हुई है। उत्तम शिखर पुराण नामक की किताब क्या है, छपी हुई है। कौन से, बिजोलिया शिलालेख के पास में। अपन बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख में। कौन शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में प्राचीन नगरों के नाम बताए गए। जैसे अपन बात करते हैं जालोर का जो प्राचीन नाम जवालीपुर, नागौर का अहिछत्रपुर, और अपन बात करें दिल्ली को दिल्ली का कहा गया। इसी बिजोलिया शिलालेख में विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, उसके बारे में कहा गया। इसकी बिजोलिया शिलालेख में चौहानों की, किसके बारे में, चौहानों की वंशावली तथा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया। डोहली के बारे में, डोहली की, डोहली होता है डोहली, डोहली मंदिरों को दान देने जाने वाली भूमि के बारे में बताया गया। किसमें, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अपन बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख हो गया। अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी बिजोलिया शिलालेख में जो बिजोलिया शिलालेख में सामंतराज, जो कि वासुदेव चौहान के पुत्र थे, इसको क्या कहा गया, विप्र श्री वत्स गोत्रभूत है। विप्र श्री वत्स गोत्रभूत कहा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, इसी बिजोलिया शिलालेख में ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में ये कहा गया है कि बिजोलिया शिलालेख में कि जो सांबर झील का निर्माण तथा शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया, वासुदेव चौहान ने। ध्यान रखना, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, कौन सी 51 ईस्वी में, 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। कहां पर, सपाद लक्ष्य, अनंत प्रदेश व पुष्कर के बीच, कौन सी जगह है, सपाद लक्ष्य में। सपाद लक्ष्य में 1.25 लाख जनसंख्या वाला गांव, 100 लाख गांवों का समूह बोल दो, या 100 लाख जनसंख्या का समूह। सपाद लक्ष्य में किसने की, चौहान वंश की स्थापना की। किसने, वासुदेव चौहान ने। चौहानों का जो मूल पुरुष, प्रथम पुरुष, आदि पुरुष कौन कहलाता है, तो वासुदेव चौहान कहलाता है। इसने सांबर झील का निर्माण करवाया और किसका, शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण कराया। कहां पर, सांबर में। अब इसके बाद में शासक आता है कौन, सामंतराज। कौन आता है, इनका पुत्र आता है सामंतराज। सामंतराज को बिजोलिया शिलालेख में विप्र श्री वत्स गोत्रभूत कहा गया है। क्या कहा गया, विप्र श्री वत्स गोत्रभूत कहा गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जय सिंह बोल दो, अजयपाल बोल दो, या फिर बोल दो अजयराज। इन्होंने 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में पृथ्वीपुर के नाम से, किसके नाम से, पृथ्वीपुर के नाम से क्या बसाया पृथ्वीपुर के नाम से क्या बसाया, अजमेर बसाया। तथा भाद्र शुक्ल षष्ठी को अजयपाल बाबा के नाम से क्या होता है, अजमेर में क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन
गोविंदराज। किसकी बात करते हैं? गोविंदराज की। तो ध्यान रखना, तुर्कों से लड़ने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? तो गोविंदराज। क्या? तुर्कों से लड़ने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? तो गोविंदराज। अब बात करते हैं इसके बाद में दूसरा, दुर्लभराज। ये क्या थे? वत्सराज प्रतिहार का सामंत। चौहान पहले किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। तो वत्सराज प्रतिहार का सामंत था। मैंने बताया त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। अपन बात करते पाल वंश, इधर बात करते त्रिकोणीय संघर्ष की बात करते तो 3 थे, पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। किसको लेकर के? कन्नौज को लेकर के। कन्नौज को लेकर के त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। कन्नौज क्या था? दोआब क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र था, गंगा और यमुना की नदी के बीच का संगम था, क्षेत्र था। तो ये उपजाऊ क्षेत्र था। तो कन्नौज को लेकर के, जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो कन्नौज को लेकर के प्रतिहार वंश, जैसे मैं जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ूंगा तो बताऊंगा आपको, ये समझना अभी। प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट तीनों के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ, उसे बोलते त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ध्यान रखना, वत्सराज प्रतिहार ने क्या किया? आक्रमण किया। किस पर? बंगाल के पाल वंश के धर्मपाल पर। तो धर्मपाल पर आक्रमण किया तो साथ कौन देता है? दुल्लराज। तो ध्यान रखना, दुल्लराज क्या किया? वत्सराज प्रतिहार का साथ देते हुए बंगाल के पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, अपन बात करते हैं इनके समय में अजमेर में क्या हुआ? अजमेर में तुर्कों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए कौन? दुल्लराज। और इनका जो भाई था माणकराय। क्या नाम था? माणकराज या माणकराय। कहाँ चले गए थे? सांबर चले गए थे। अपने को इतना सा ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा स्पीड से रिवीजन चल रहा है। देखो, मेरा उद्देश्य है कि मुझे याद है तो आपको भी याद होना जरूरी है, और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होता जाएगा। ठीक है, तो 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार पढ़ते जाओ। अपन बात करते हैं गवक प्रथम। किसकी बात करते हैं? गवक प्रथम। ये नागभट्ट प्रथम के क्या थे? सामंत थे। इन्हें किसकी उपाधि? वीर की उपाधि दी गई। बाद में ये स्वतंत्र हो गए। बाद में क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए। सिक्कर में, कहां पर? सिक्कर में हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। पूर्ण निर्माण सिंहराज के काल में हुआ। जो हर्षनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण किसके काल में हुआ? सिंहराज के काल में। अपन बात करते हैं पूर्ण निर्माण किसके काल में हुआ? सिंहराज के काल में हुआ। इन्होंने हर्ष राय की, किसकी? हर्ष राय की उपाधि धारण की। इन्होंने अपनी बहन कलावती का विवाह भोज परमार के साथ किया। वापस सुन लो। नागभट्ट प्रथम के सामंत थे, इन्हें वीर की उपाधि दी गई नागभट्ट प्रथम द्वारा। बाद में स्वतंत्र हो गए थे। सिक्कर में हर्षनाथ जी का मंदिर का निर्माण कराया, हर्षराय की उपाधि धारण की, और इन्होंने अपनी बहन क्या नाम कलावती का विवाह किसके साथ किया? भोजराज के साथ किया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं चंदनराज। किसकी बात करते हैं? चंद्रराज। इसने तोमरवंशी शासक रुद्रपाल को, किसको? रुद्रपाल को क्या किया? पराजित किया। किसने? चंदनराज। इनकी पत्नी थी रुद्रमा देवी बोल दो, या फिर बोल दो आत्मप्रभा। क्या नाम था? आत्मप्रभा। जो प्रतिदिन पुष्कर में भगवान शिव के मंदिर में, प्रतिदिन पुष्कर झील पे 1000 दीपक जलाती थी, अर्थात योग विद्या में निपुण थी। कौन? चंदनराज की पत्नी रुद्रमा देवी, आत्मप्रभा। ठीक, अपन बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं वागपति राज प्रथम की बात करते हैं। तो देखो, इन्हें पृथ्वीराज विजय में, किसमें?
पृथ्वीराज विजय में 108 या 188 युद्धों का क्या कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने प्रतिहार, सामंत, तंत्रराज को क्या किया, राज को पराजित किया। तंत्रराज को क्या किया, पराजित किया। किन्होंने पराजित किया, वाघपति राज। ध्यान रखना उसका हर्षनाथ लेख में, कौन से लेख में, हर्षनाथ लेख में इनको सिंह राज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, सिंह राज की उपाधि धारण की। और ध्यान रखना इसका जो पुत्र लखन सिंह ने नाडोल में, किसमें, नाडोल में किसकी स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना की। किसने, लखन सिंह ने या लक्ष्मण चौहान ने, जो किसका पुत्र था, वाघपति राज का, प्रथम का। और बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं विग्रहराज द्वितीय। किसकी बात करते हैं, विग्रहराज द्वितीय। आरंभिक चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली। इसकी शक्तिशाली का परिचय कैसे पता चलता है, तो ये इन्होंने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को क्या किया था, पराजित किया था। मूलराज प्रथम को क्या किया था, पराजित किया था। तथा भड़ोच पड़ता है गुजरात में। भड़ोच कहाँ पड़ता है, गुजरात में। भड़ोच गुजरात में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण कराया। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण कराया। अपन बात करते हैं वीर्यराज या वीर्यराम। इनके समय में 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने, किसने, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। कहां पर, अजमेर पर आक्रमण किया। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं पृथ्वीराज प्रथम। किसकी बात करते हैं, पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम से पहले गोविंदराज की। किसकी बात करते हैं, गोविंदराज तृतीय। अपन बात करते हैं गोविंदराज तृतीय की बात करते हैं पृथ्वीराज विजय में। किसमें, पृथ्वीराज विजय में इनने वेरीगट की, किसकी, वेरीगट की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई, वेरीगट की उपाधि दी गई। और बात करते हैं गोविंदराज तृतीय के बाद में पृथ्वीराज और फरिश्ता के अनुसार। किसके अनुसार, फरिश्ता के इतिहासकार। ठीक है, जिन्होंने ग्रंथ लिखा तारीख फरिश्ता या तारीख फरिश्ता ग्रंथ लिखा, इनके अनुसार ये गजनी के शासकों को, किसके शासकों, गजनी के शासकों को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकते थे। कौन, गोविंद तृतीय। इसके बाद में बात करते हैं पृथ्वीराज प्रथम की बात करते हैं तो हर्षनाथ अभिलेख में महाराजा धीराज की उपाधि की। किसकी, महाराजा धीराज की उपाधि की। बात करते हैं पुष्कर में 700 चालुक्य जो कि किसको परेशान कर रहे थे, ब्राह्मणों को परेशान कर रहे थे। तो 700 चालुक्य का क्या किया, नरसंहार किया, अर्थात वध किया कि इन्होंने, पृथ्वीराज प्रथम ने। अब इसके बाद में बात करते हैं अजय राज की। किसकी बात करते हैं, अजय राज की। थोड़ा रिवीजन है इसलिए स्पीड से चलेगा, अपने को बस समझते जाना है। अजय राज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अजय राज। इन्होंने क्या किया, 1113 ईस्वी में। कब, 1113 ईस्वी में क्या किया, मालवा के परमारों का, किसका, मालवा का परमारों का विद्रोह दबाने के लिए गठबीटली पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर, गठबीटली पहाड़ी पर अजय मेरु दुर्ग का निर्माण कराया। कौन से दुर्ग का निर्माण कराया, अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। कौन सी प्रवृत्ति के थे, धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति के थे, अर्थात अपने धर्म का पालन करते थे। इनका प्रमुख धर्म था शैव। अपने धर्म का सम्मान करते थे, साथ ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करते थे। धार्मिक सहिष्णु का प्रवृत्ति का पता कैसे चलता है, तो इन्होंने पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर
पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर क्या किया, स्वर्ण कलश का दान किया। तथा श्वेतांबर तथा दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर की जो सभा चल रही थी तो सब शास्त्रार्थ में क्या की अध्यक्षता की, किन्होंने अध्यक्षता की, तो ध्यान रखना अजयराज ने। ये अपनी पत्नी सोमवती या सोमलेखा के नाम से सिक्के चलाए, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, और सिक्कों पर श्री अजय देव, सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था, सिक्कों पर श्री अजय देव व प्रियधर्मस लिखा हुआ था। सिक्कों पे क्या लिखा हुआ था, श्री अजय देव और प्रियधर्मस लिखा हुआ था, तथा अपनी पत्नी सोमवती या सोमलेखा के नाम पर क्या लिखा चलाया, तो सिक्का चलाया, चांदी और तांबे के सिक्के। ठीक है, अपन बात करते हैं उज्जैन के शासक नरवर्मन को पराजित किया, नरवर्मन को क्या किया, पराजित किया। और जो उसका सेनापति था सालन को क्या किया, बंदी बनाकर कहाँ लेके आ गए, सालन को बंदी बनाकर कहाँ लेके आ गए, तो अपना ध्यान रखना अजमेर दुर्ग में बंदी बनाकर के लेके आ गए। ध्यान रखना अपना जीवन के अंतिम समय राजपाट त्याग अपने पुत्र अर्णोराज को देकर के कहाँ चले गए, पुष्कर चले गए। कौन, अजयराज जी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं अजयराज जी के बारे में। अब नेक्स्ट शासक आता है अर्णोराज। कौन आता है, अर्णोराज। 1133 ईस्वी में तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था, तो तुर्कों को बुरी तरह से पराजित कराया गया। किसके द्वारा, अर्णोराज के द्वारा। तुर्कों को पराजित करने के लिए पड़ने के बाद में तुर्कों को खून ही खून लग गया था, तो पूरी धरती पे खून ही खून लग गया। तो खून धोने के लिए, तुर्कों का खून धोने के लिए, किसका धोने के लिए, तुर्कों का खून धोने के लिए नागपाड़ को चीर करके तथा चंदा नदी को रोक करके कौन सी झील का निर्माण कराया गया, आना सागर झील का निर्माण कराया गया। कौन सी झील का निर्माण कराया गया, आना सागर झील का निर्माण कराया। और आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है, तो बांडी नदी का। कौन सी नदी का पानी आता है, बांडी नदी का पानी आता है। इसी झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर है। कौन से गढ़ बालाजी का मंदिर है, बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर है। इसी झील के किनारे जो नूरजहां है, नूरजहां कौन है, नूरजहां जहांगीर की पत्नी। तो नूरजहां की माता थी, क्या नाम था, अस्मत बेगम गुलाब से इत्र बनाती थी। क्या बनाती थी, गुलाब से इत्र बनाती थी। और मैंने बताया था कि राजस्थान में खसखस से भी, किससे, खसखस से भी क्या बनाई जाती, इत्र बनाई जाती है। और खसखस कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर। खसखस कहाँ की प्रसिद्ध है, भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर। और जब अपने कूलर आती है, कूलर में टाटी आती है, वो भी किससे बनती है, खसखस से बनती है। और खसखस कहाँ की प्रसिद्ध है, भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर की। तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि सीखी थी किसने, और ध्यान याद रखना यहाँ पर जहांगीर ने, किसने, जहांगीर ने दौलत बाग बनाया। क्या बनाया, दौलत बाग अपने जो चित्रकार था दौलत खान की याद में क्या बनाया, दौलत बाग, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, सुभाष उद्यान कहा जाता है। शाहजहां ने यहाँ 5 बार संगमरमर की 5 बार दरी लगवाई, किसके किनारे, तो आना सागर झील के किनारे। अपन बात करें अर्णोराज की, किसकी बात कर रहे थे अपन, अर्णोराज की। तो अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर को निर्माण कराया। वराह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर था, जो इसकी इसकी मूर्ति को कालांतर में जहांगीर, जो मुगल बादशाह हुए जहांगीर क्या करता है, पुष्कर झील में फुकवा देता है। इस झील का पुनरुद्धार, जब जीर्णोद्धार की बात करें तो जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो ध्यान रखना कुछ इतिहासकार तो किसको मानते हैं, समर सिंह को, मेवाड़ के शासक समर सिंह को मानते हैं। कुछ इतिहासकार महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह को क्या मानते हैं, इस मंदिर का जीर्णोद्धार करता मानते। कौन सी मंदिर का, पुष्कर के मंदिर का। ध्यान रखना अर्णोराज ने, किसने, अर्णोराज ने। महाराजाधिराज, कौन सा राज, महाराजाधिराज परमेश्वर और परम भट्टारक की क्या की, उपाधि धारण की। महाराजा धीराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की, तो अर्णोराज ने धारण की। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसके दरबार में दरबारी विद्वान थे किसके, अर्णोराज के, धर्मघोष, देवबोध धर्मघोष। क्या नाम था, देवबोध व धर्मघोष। ये दोनों किसके दरबारी थे, तो अर्णोराज के दरबारी थे, दरबारी विद्वान थे। अपन बात करते हैं इनके द्वारा लड़े गए युद्ध की बात करते हैं। इधर चालुक्य शासक था कौन, सिद्धराज जयसिंह। कौन था, सिद्धराज जयसिंह। वह कौन था इधर, अर्णोराज। दोनों के मध्य कितने बार युद्ध हुआ, 2 बार युद्ध हुआ। दोनों बार जीता कौन, अर्णोराज। हारा कौन, सिद्धराज जयसिंह। एक बार तो देवलदे से, किससे,
देवल देव से, और दूसरी बार किसे, कांचन देवी से। कांचन देवी से विवाह किया किसने, अर्णोराज ने। एक बार की बात है, चौपर पासा खेल रहे थे कौन, अर्णोराज और देवल देव। ठीक है, तो देवल देव अपने पियर की बढ़ाई करी थी और अर्णोराज बोलते तुम्हारे पियर वालों को तो क्या हुआ, मैंने हरा दिया। ठीक है, तो इसे देवल देव किसको कहती है, देवल देव अपने भाई कुमारपाल को, किसको, कुमारपाल को। कुमारपाल कौन था, सिद्धराज जयसिंह का पुत्र, कुमारपाल को कहती है। और कुमारपाल क्या होता है, सेना लेकर के आ जाता है और अर्णोराज को क्या करा देता है, पराजित करा देता है। तो अर्णोराज से पराजित हो जाता है, तो अर्णोराज की पुत्री झालण देवी, क्या नाम था, झालण देवी का विवाह किसके साथ हो जाता है, कुमारपाल के। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि सिद्धराज जयसिंह की कोई संतान नहीं थी, सिद्धराज जयसिंह की कोई संतान नहीं थी, तो वहां के साथ जो सिद्धराज जयसिंह क्या चाहता था, कुमारपाल को शासक बनाना चाहता था, लेकिन अर्णोराज गुट बना करके किसको, चाहड़ नामक व्यक्ति को क्या बनाना चाहता था, शासक बनाना चाहता था। इसलिए कुमारपाल क्या करता है, शासक बनकर के, कहाँ का, चालुक्य शासक बनकर के, फिर अर्णोराज फिर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और अर्णोराज को क्या कर देता है, हरा देता है। और अर्णोराज की जो पुत्री थी झालण देवी से क्या कर लेता है, कुमारपाल युद्ध कर लेता है, सॉरी विवाह कर लेता है। और कुमारपाल यहाँ से नाडोल, पाली, जालोर होते हुए कहाँ जाता है, चित्तौड़गढ़ जाता है। और चित्तौड़गढ़ में बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में भोज परमार ने, किसने, भोज परमार ने उसका नाम बदल के समदेश्वर महादेव कर दिया। उससे वहीं पर कुमारपाल जाता है और उस मंदिर का निर्माण नाम क्या कर देता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदल के क्या कर देता है, त्रिभुवन नारायण का कर देता है। और चित्तौड़ को जीतकर सगर नामक व्यक्ति को क्या कर देता है, वहां का प्रशासक नियुक्त करके चला जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं यहाँ तक कुमारपाल की। अपन बात करते हैं अर्णोराज की, बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे, अर्णोराज की। अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने कर दी, किसने कर दी, जगदेव ने कर दी, किसने कर दी, जगदेव ने कर ली। अतः चौहानों का पितरंता कौन कहलाता है, तो जगदेव कहलाता है। पिता को मारने वाला पितरंता, माता को मारने वाला मातरंता, पुत्र को मारने वाला पुत्रंता। जगदेव क्या था, पितरंता था, क्योंकि पिता को मारा था। और कौन था, किसको मारा था, अर्णोराज को। अब शासक कौन बनेगा, जगदेव। पहले एक बार अर्णोराज के बारे में समझ लेते हैं। अर्णोराज, अर्णोराज के दो पत्नियां थी, पत्नियां। एक तो थी कांचन देवी, क्या नाम था, कांचन देवी। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था, मारवाड़ की, मारवाड़ की सुधुआ, जोइया राजकुमारी, जोइया या सुधुआ, जोइया राजकुमारी थी, उसका नाम था सुधुआ। सुधुआ के दो पुत्र थे, एक तो था क्या नाम, जगदेव, और दूसरा था कौन, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। इसके पुत्र था सोमेश्वर, क्या नाम था, सोमेश्वर। और बात करते हैं सोमेश्वर के पुत्र हुआ था, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, क्या नाम था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अपन बात करते हैं जगदेव की, जगदेव के पुत्र था पृथ्वीराज सेकेंड। इसके जो पुत्र था उसका नाम था अपारगंगे, और दूसरे पुत्र का नाम, इधर पृथ्वीराज चौहान, इसका दूसरा पुत्र था हरिराज, इसका दूसरा पुत्र था नागार्जुन, क्या नाम था, नागार्जुन। अब शासक कौन बनेगा, तो शासक बनता है कौन, जगदेव शासक बनता है, लेकिन जगदेव को वहां के सामंत राजगद्दी से हटा देते हैं। अब शासक कौन बनेगा, विग्रहराज चतुर्थ, कौन बनेगा, विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान रखना, अजय राज को, चौहान को, अजय राज के काल को चौहान साम्राज्य का क्या मानते हैं, स्वर्ण काल, चौहान साम्राज्य के निर्माण का काल मानते हैं। अजय राज के काल को क्या मानते हैं, चौहान साम्राज्य के निर्माण का काल मानते हैं। ठीक है, तथा विग्रहराज के काल को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक काल के, विग्रहराज के काल को क्या मानते हैं, सांस्कृतिक काल का स्वर्ण काल मानते हैं, संस्कृति का स्वर्ण काल मानते हैं। कैसे मानते हैं, अब देखो, विग्रहराज चतुर्थ, कौन सा राज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। इसे क्या कहते हैं, विसल देव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विसल देव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विसल देव बोलते हैं, विसल देव चौहान बोलते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं, ये पहले इसके युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने एक बार विग्रहराज चतुर्थ की, विसल देव चौहान की बात करते हैं, इसके दरबारी विद्वान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दरबारी विद्वान की, विद्वान। तो सोमदेव, सोमदेव ने क्या लिखा, ललित विग्रहराज लिखा, क्या लिखा, ललित विग्रहराज लिखा। ठीक है, और एक और था नरपति नाल, नरपति
नाल है, विशलदेव रासोलिका, विशलदेव रासोलिका। इसमें तो देसल देवी की बात, उसमें नरपति नाल, विशल देवी रासो, तो राजमती के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? राजमती के बारे में बताया गया। काल्पनिक वर्णन है, विशल देव राजमती के प्रेम के बारे में बताया गया। और बात करें ललित विग्रहराज में देसर देवी के बारे में, किसके बारे में? देसर देवी के बारे में बताया गया। देसर देवी और जो विग्रहराज चतुर्थ है इसके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया। दोनों ही क्या काल्पनिक काल ही, क्योंकि दोनों के मध्य कम से कम 200-300 साल का अंतर है। ठीक है, अपन बात करते हैं स्वयं भी क्या था, विद्वान था। इनका नाटक इनका स्वयं का विग्रहराज चतुर्थ का नाटक था हरिकेली नाटक। हरिकेली बोल दो, हरकेली नाटक। हर का मतलब शिव, भगवान शिव। भारवी की जो पुस्तक है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम। किरात मतलब भगवान शिव और अर्जुन, भगवान और शिव के मध्य प्रसंग संवाद के बारे में बताया गया कि महाभारत के समय में अर्जुन को क्या हुआ, घमंड हो गया कि मेरा जैसा धनुधर कोई नहीं है। तो एक भगवान शिव किसके रूप में? किरात के रूप में। किरात मतलब शिकारी के रूप में आते हैं और अर्जुन को क्या करते हैं, इसमें युद्ध में क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और भगवान अर्जुन मान जाता है कि मेरे को सिर्फ भगवान शिव ही क्या कर सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। तो इस प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया। कौन इस युद्ध प्रसंग के बारे में बताया गया, इस समाज के बारे में बताया गया कौन से नाटक में? हरकेली नाटक में, जो किस पे आधारित है? भारवी की किरातार्जुनीयम। जो हरिकेली नाटक है, हरिकेली नाटक को देखने के लिए 2 देशों की यात्रा करनी पड़ेगी। कितने देशों की यात्रा करनी पड़ेगी? 2 देशों की। एक तो आधा भाग कहाँ पर है, तो जो सरस्वती 2.5 दिन पहले, 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर अंकित है। किस पर अंकित है? 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर अंकित है क्या? हरकेली नाटक। और आधा भाग कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की स्मारक पर अंकित है। अब इन्होंने ध्यान रखना, विशल देव चौहान ने सरस्वती, कौन सा? सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? सरस्वती संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कराया, जिसे कालांतर में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर दिया? तोड़ दिया। और वहां पर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया। 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। पूर्ण निर्माण किसने करवाया? तो पूर्ण निर्माण करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। इसका डिजाइनर कौन था? अबू बकर का था। ठीक है, भारतीय इतिहासकार इसे मानते हैं कि पंजाब सात संत की याद में, किसकी याद में? पंजाब सात संत की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसको क्या मानते हैं? 2.5 दिन का उर्स मानते हैं। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मानते हैं। और कुछ पारसी इतिहासकार इसे क्या मानते हैं कि इसका निर्माण 60 घंटे में किया गया, इसलिए इसको क्या मानते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा मानते हैं। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड रुमालीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानते हैं किसको? 2.5 दिन के झोपड़े को। किसको मानते हैं? 2.5 दिन के झोपड़े को। क्यों मानते हैं? क्योंकि 2.5 दिन के झोपड़े में 16 खंभे है, तो इस 2.5 दिन के झोपड़े को क्या बोलते हैं? 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद भी कहा जाता है 2.5 दिन के झोपड़े को। और रुमाली कला का उदाहरण कर्नल जेम्स टोड इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी खंबे हैं उसमें अगर आप एक रुमाल लेके जाते हैं, खंबे के नीचे से रुमाल निकालते हैं तो रुमाल आसानी से निकल जाता है। अर्थात ऐसे लगता है मानो ये खंबे हवा में लटके हुए हैं। ठीक है, तो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तोड़ करके किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसका जो डिजाइनर था कौन था? अबू बकर। 16 खंभों का महल भी कहलाता है, राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद भी कहलाती है, राजस्थान की सबसे पहली मस्जिद कहलाता है कौन? 2.5 दिन का झोपड़ा। हम बात करें थे नेक्स्ट आगे इनके युद्धों की बात करते हैं। तो इसे सोमदेव के अनुसार, सोमदेव का ग्रंथ कौन सा था? ललित विग्रहराज। इसी के अनुसार गजनी के शासक, कौन सा शासक? गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया। खुसरो शाह को पराजित किया, किसने पराजित किया? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। और तथा कुमारपाल को, किसको पराजित किया? कुमारपाल को क्या किया? पराजित किया। और नाडोल पाली जालोर किसको अपने इसमें ले लिया, वापस अपने पक्ष में ले लिया। किसने? इन्हें। ध्यान रखना, तोमर वंशी शासक, दिल्ली के तोमर वंशी शासक तमर को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखना, दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक था कौन? विग्रहराज चतुर्थ। और दिल्ली का कहा गया किसके अनुसार? तो ध्यान रखना, दिल्ली को दिल्ली का किसके अनुसार कहा गया? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहा गया। बात करते हैं 9 अप्रैल 1163 में। 9 अप्रैल 1163 में दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख बोल दो या दिल्ली शिवालिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख?
शिवालिक अभिलेख बोध, शिवालिक की पहाड़ी के पास लिखा हुआ दिल्ली, टोपरा मतलब हरियाणा से दिल्ली लाया गया था, अशोक का शिलालेख था। और किसके द्वारा लाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया, जिसे फिरोज शाह कोटला में, फिरोज जिसके द्वारा फिरोज शाह कोट, जिसके नाम पे फिरोज शाह कोटला मैदान था दिल्ली में। और फिरोज अब वर्तमान में उस मैदान, उस जो मैदान का नाम अरुण जेटली के नाम पर अरुण जेटली मैदान है। ठीक है, तो ये टोपरा हरियाणा से दिल्ली में लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो अशोक का शिलालेख था उसके नीचे 9 अप्रैल 1163 में पंक्तियां लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी, पंक्तियां लगाई गई थी, किसके द्वारा, बिसल देव विराज चतुर्थ के द्वारा। उसमें लिखा गया कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से तुर्कों का क्या कर दिया, नाश कर दिया है, और मेरे वंशज भी आगे भी इन्हें तुर्कों को अटक नदी से दूर रखे, अटक नदी के पार रखे। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये किसमें ये बातें किसमें लिखी हुई है, तो दिल्ली के शिलालेख जो किसका शिलालेख, अशोक के शिलालेख के नीचे लिखा गया। अपन बात करें, ठीक है, अब बात करते हैं विग्रह, जो सरस्वती संस्कृत कट्टापर पाठशाला का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, विग्रह चतुर्थ। उस पे एक शिलालेख लिखा हुआ था, अभिलेख लिखा हुआ था, जो कि वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय में है। किसमें, राजपूताना संग्रहालय में। उसमें क्या कहा गया है, उसमें चौहानों को क्या कहा गया है, तो चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है, उसमें चौहानों को इक्ष्वाकु वंश कहा गया है, ये किसके वंशज कहा गया है, और मालव वंशी है, अर्थात जो मालव जनपद थे उनके वंशी माना जाता है, किसको, चौहानों को। ठीक है, कौन से शिलालेख, विग्रह चतुर्थ के शिलालेख। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब विग्रह चतुर्थ के मरने के बाद में शासक कौन बनेगा, तो पृथ्वीराज सेकेंड। कौन बनेगा, पृथ्वीराज सेकेंड। देखो, पहले शासक बनेगा अपार गंगे को पराजित कर देता है कौन, पृथ्वीराज सेकेंड। तो इस बात की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है, एक तो हांसी का शिलालेख है, एक दौड़ का शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है, दौड़ पड़ता है भीलवाड़ा में, वहां पर एक मंदिर है, किसका, रूठी रानी का मंदिर है, रूठी रानी का मंदिर, तो उस शिलालेख है, रूठी रानी का मंदिर महल है दौड़ भीलवाड़ा में। इस शिलालेख से पता चलता है कि पृथ्वीराज सेकेंड ने किसको पराजित कर दिया, तो किसको पराजित कर दिया, अपार गंगे को पराजित करके कहाँ का शासक बना है, तो अजमेर का शासक बना कौन, पृथ्वीराज सेकेंड। ध्यान रखना। और इसकी पत्नी का नाम था सुहाव देवी। क्या नाम था, सुहाव देवी। और यहीं पे रूठी रानी मंदिर के पास सुहायेश्वर महादेव का मंदिर बना है, सुहायेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, किसने करवाया है, तो पृथ्वीराज सेकेंड ने। हांसी का अभिलेख में ध्यान रखना, इन्होंने हांसी को जीत करके वहां पर इसके मामा जो गोहिल वंश का था, किल्हण गोहिल को क्या किया, वहां का प्रशासक नियुक्त किया, किसने नियुक्त किया, पृथ्वीराज सेकेंड ने। पृथ्वीराज सेकेंड क्या थे, निसंतानी क्या हुई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब इसके बाद में शासक बनेगा कौन, सोमेश्वर। कौन बनेगा, सोमेश्वर। अब बात करते हैं सोमेश्वर की, किसकी बात करते हैं, सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। और बात करते हैं, सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे, रानोराज के पुत्र थे। तो इनका बचपन का नाम था प्रताप लंकेश्वर। क्या नाम था, प्रताप लंकेश्वर। ठीक है, लंकेश्वर, इसका बचपन का नाम क्या था, प्रताप लंकेश्वर। इसके जो मामा थे कुमारपाल, मामा कौन था, कुमारपाल, और इसकी पत्नी का था कपूरी देवी। क्या नाम था, कपूरी देवी। कुछ इतिहासकार तो जो जैसे पृथ्वीराज रासो के अनुसार, जैसे कपूरी देवी किसकी पुत्री मानते हैं, तो दिल्ली के साथ अनुपात उमर की पुत्री मानते हैं। और ज्यादातर इतिहासकार इसे कलचुरी राजवंश के अचलदास की क्या मानते हैं, पुत्री मानते हैं, किसको, कपूरी देवी को। अपन बात करते हैं इन्होंने मल्लिकार्जुन का सिर, जो कि कोंकण नरेश थे, कहाँ के नरेश थे, कोंकण नरेश थे मल्लिकार्जुन। जब ये मननियाल मामा के पास रहते थे, तो कोंकण नरेश के मल्लिकार्जुन का सिर धड़ से अलग करके ख्याति प्राप्त की थी किन्होंने, सोमेश्वर ने। ध्यान रखना, इसके पिता अनुराज की मूर्ति बनाई थी, कहाँ पर, अजमेर में। ध्यान रखना, इन्होंने वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगी हुई, तथा 5 मंदिरों का निर्माण कराया था, कहाँ पर, अजमेर में। किसने, सोमेश्वर ने। बचपन का नाम था प्रताप लंकेश्वर। इसके जो भाई था कानराय या कानराज, जो क्या हुआ, गलती से गलतफहमी के कारण क्या हुआ, प्रताप सिंह सोलंकी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो इस गुस्से में इसका पुत्र प्रताप सिंह सोलंकी का पुत्र भीमदेव सेकेंड क्या करता है, किसकी हत्या कर देता है, सोमेश्वर की हत्या कर देता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सोमेश्वर और भीमदेव सेकेंड के मध्य युद्ध तो हुआ था,
लेकिन वो सोमेश्वर अपनी मौत ही मरा था। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन आ जाए कि भीमदेव की सेकंड की हत्या किसके द्वारा, सॉरी सोमेश्वर की हत्या किसके द्वारा हुई, तो भीमदेव सेकंड के द्वारा हुई। अब शासक कौन बनेगा, तो सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय बनेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वीराज तृतीय, ध्यान रखना पृथ्वीराज तृतीय की माता, पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम था कपूरी देवी। ध्यान रखना, और इनका जन्म कहाँ हुआ, अनी पाटिल गुजरात में, जो इसका ननियाल था। अपन बात करते हैं, कुछ मानते कचूरी वंश का शासक असलदास की पुत्री थी, तो ननियाल कहाँ था, अनी पाटिल गुजरात में। 1166 में जन्म हुआ था और 11 साल की उम्र में इसके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई 1177 में। अब क्या, इसकी संरक्षिका इसकी माता थी, इसके जो सेनापति थे, सेनापति मान लो, प्रधानमंत्री मान लो भुवनमल, जो कि कपूरी देवी का चाचा था। बात करते कदमवास या केमास, अपन बात करते हैं प्रताप सिंह, इसके बात करते हैं सामंत सिंह, अपन बात करते हैं पंजुन राय, अपन बात करते हैं खांडे राव, अपन बात करते हैं स्कंद, वामन, शोड़, ये क्या थे, सेनापति थे किसके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। अपन बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की बहन थी पृथ्वीबाई, इसका जो हस्बैंड का नाम था, पति का नाम था, जो मेवाड़ के शासक सामंत सिंह थे। इसका मतलब कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बहनोई कौन था, तो सामंत सिंह था। कौन था, सामंत सिंह था। अपन बात करते किस, ध्यान रखना, अपन बात करते इसके भाई का नाम क्या था, हरिराज था। इसके पुत्र का नाम क्या था, गोविंदराज था। अपन बात करते हैं विग्रराज, अपन बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, तो कला साहित्य विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की, कला साहित्य विभाग की स्थापना की। कहां पर, अजमेर में। और जो अध्यक्ष किसे बनाया, पद्मनाभ द्वारा। अध्यक्ष किसके बनाया, पद्मनाभ को बनाया। ठीक है, महादेव मंदिर का निर्माण कराया कहां पर, टोंक में। महादेव मंदिर का निर्माण करवाया कहां पर, टोंक में। ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर का निर्माण, विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर का निर्माण करवाया, बिसल सागर झील का निर्माण करवाया, तथा बिसलपुर में गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कराया, तथा इन्होंने महादेव मंदिर का निर्माण करवाया कहां पर, टोंक में। किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, टोंक में। बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की, एक बार रह गई थी, कवि बांधव की उपाधि, किसकी उपाधि, कवि बांधव की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा, तो पृथ्वीराज विजय के जैनक भट्ट के द्वारा दी गई थी। और बात करते कटिबंधु, जो वहां के विद्वानों के द्वारा दी गई थी, जो शेष दरबारी थे उनके द्वारा कटिबंधु की उपाधि दी गई थी, किसको, विग्रहराज चतुर्थ को। ध्यान रखना, महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, पृथ्वीराज तृतीय ने कराया। भाई का नाम हरिराज और पुत्र का नाम क्या था, गोविंदराज। और बात करते हैं इसकी उपाधि, किसकी उपाधि, पृथ्वीराज की उपाधि थी दलपंगुल। दलपंगुल का मतलब था विश्व विजेता। पर बात करते हैं राय पिथौरा क्यों, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया, पिथौरागढ़ के किले का निर्माण कराया। और अपनी पत्नी थी संयोगिता का हवेली का निर्माण कराया, संयोगिता का महल का निर्माण करवाया कि इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अपन बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संघर्ष के बारे में बात करते हैं, किस किस के मध्य युद्ध हुआ, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी की बात करते हैं, तो इसका जो चचेरा भाई था उसका नाम था नागार्जुन और अपार गंगे। तो क्या हुआ, अपार गंगे ने गुड़गांव के पास, गुड़गांव पड़ता है दिल्ली के पास, दिल्ली, क्योंकि मैंने बताया था सोमेश्वर ने गुड़गांव का आसपास का क्षेत्र दे दिया था किसको, अपार गंगे को। तो अपार गंगे क्या करता है, विद्रोह करने लग जाता है कहां पर, गुड़गांव में। किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के खिलाफ। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, अपार गंगे को मौत के घाट उतार देता है, तथा पृथ्वीराज चौहान की सेना वहां जाती है, तो नागार्जुन वहां से फरार हो जाता है, तथा नागार्जुन का सेनापति था देवभट्ट। क्या नाम था, देवभट्ट। क्या नाम था, देवभट्ट वहां पर पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का क्या करता है, मुकाबला करता है। लेकिन जब नागार्जुन जैसे शासक ही वहां से भग गए, तो देवभट्ट अकेला क्या करता है, और देवभट्ट को सबको मौत की घाट उतार देते हैं, तथा उनकी मुंडियों को कहाँ लटका देते हैं, दीवारों पर लटका दिया जाता है। किसके द्वारा, पृथ्वीराज तृतीय के सेनाओं के द्वारा। दूसरा युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में, बंड जाति थी। कौन सी जाति थी, बंड जाति, जो कि हिसार और हरियाणा के आसपास थी, जो सतलज प्रदेश से आने वाली जाति थी। बंड जाति जो अलवर भरतपुर में अपना स्थायी निवास बनाना चाहती थी, और एक उपद्रवी जाति थी। कौन सी जाति थी, उपद्रवी जाति थी। तो उपद्रवी जाति थी, ये परेशान कर रही थी किसको, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सीमा के पास आ गई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना ने इसका विद्रोह को दबाया, किसको, बंडाना जाति के विद्रोह को दबाया। ठीक है, और इस युद्ध का
कि भंडारण जाति और इनके मध्य युद्ध हुआ पृथ्वीराज क्षत्रिय के मध्य। विजेता कौन थे? पृथ्वीराज क्षत्रिय और भंडारणों को क्या किया? विरोध, वो क्या नाम, विद्रोह का दमन किया। इस बात का जो जानकारी देता है जिनपद सूरी। कौन सी? जिनपति सूरी। जिनपद सूरी का ग्रंथ पट्टावली में इस बात की क्या मिलती है? इस बात की जानकारी मिलती है कि भंडारणों का विद्रोह दमन किया गया किसके द्वारा? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। मैंने ध्यान रखना, अपन बात करते विग्रह चतुर्थ में, विग्रह चतुर्थ के धर्मघोष सूरी, विग्रह चतुर्थ में ध्यान रखना, धर्मघोष सूरी के कहने पर उन्होंने एकादशी को पशुवध पे क्या कर दी? रोक लगा दी। और किस पे? विग्रह चतुर्थ में एक और चीज ध्यान रखना कि दादाबाड़ी में, इसमें दादाबाड़ी में जिनपति सूरी या जिनभद्र सूरी का क्या कराया? इसमें स्मारक बनाया किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। अपन बात करते हैं जिनपद सूरी की पट्टावली में किसकी भंडारण जाति का विद्रोह के दमन के बारे में बताया गया है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में क्या हुआ? महोबा का युद्ध। कौन सा युद्ध? महोबा। महोबा बोल दो या तुमुल बोल दो। तुमुल क्यों? क्योंकि भयंकर युद्ध को कहा जाता है तुमुल का युद्ध। महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध हुआ। महोबा का शासक था परमर्दिदेव चंदेल। तो ये पृथ्वीराज चौहान की सेना वहां से क्या जा रही थी, तो सैनिकों को क्या कर लिया? परमर्दिदेव चंदेल द्वारा क्या हुआ कि बंदी बना लिया गया और मौत की घाट उतार दिया गया। तो पृथ्वीराज गुस्सा है, पृथ्वीराज चौहान की सेना किसके विरुद्ध युद्ध लड़ती है? तो परमर्दिदेव चंदेल के विरुद्ध युद्ध लड़ती है। लेकिन परमर्दिदेव चंदेल की सेना, दो सेनापति थे, आला उदल, क्या नाम था? आला उदल। उदल तो उदल आलाखंड, एक ग्रंथ है आलाखंड, आलाखंड, जिसमें आला और उदल की वीरता के बारे में बताया गया। किसके द्वारा? किसका ग्रंथ है? जिग्निक का। जिग्निक का ग्रंथ है आलाखंड, उसमें आला और उदल की वीरता के बारे में बताया गया। तो जो आला उदल थे किसके सेनापति थे? परमर्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। परमर्दिदेव कहाँ के शासक था? महोबा के शासक था। परमर्दिदेव चंदेल के सेनापति थे जो कि किसके दरबार में रहते थे? तो जयचंद घेड़वाल के दरबार में रहते थे, नाराज होकर के। जब उसको पता चला कि हमारे मातृभूमि पर क्या हो गई, पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली शासक ने आक्रमण कर दिया, तो परमर्दिदेव जो सेनापति थे आला उदल आते हैं, उसके साथ में जयचंद गढ़वाल भी आता है, अर्थात चंदेलों और गढ़वालों का क्या बन जाता है? गठबंधन बन जाता है। और गठबंधन बन जाता है, फिर भी युद्ध में कौन विजय हो जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय युद्ध में क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, किसने? परमर्दिदेव चंदेल ने मुंह में तिनका लेकर के, तृण लेकर के क्या किया? पृथ्वीराज चौहान से तृतीय से माफी मांगी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसको माफ कर दिया, तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने जो पंजुन राय को, जो कि जयपुर के, जो कि आमेर के सामंत थे, और जस कंवरी कच्छावी का जो इसकी पत्नी थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पत्नी थी जस कंवरी कच्छावी। जैसे पृथ्वीराज चौहान के तृतीय की 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी। उसमें संयोगिता, इच्छिनी राजकुमारी ये थी, और एक जस कंवरी कच्छावी भी थी, जिसके जो पिता थे उसका नाम था पंजू राय। पंजू राय को क्या किया? महोबा का प्रशासक बना दिया गया। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट 1184। 1184 में नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? नागौर का युद्ध। अब देखो नागौर का युद्ध किसके मध्य होता है? एक तो भीमदेव सेकेंड के मध्य। किसके मध्य होता है? भीमदेव सेकेंड। और किसके मध्य किसके मध्य होता है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। युद्ध के कारण क्या थे? तो भीमदेव चौहान तृतीय भी शक्ति साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था, पृथ्वीराज चौहान भी साम्राज्यवादी विस्तार नीति का। दोनों की सीमाएं नाडोल पाली के आसपास, दोनों देशों की सीमाएं टकरा रही थी। ठीक है। दूसरा कारण, भीमदेव सेकेंड ने सोमेश्वर की हत्या कर दी, तो पृथ्वीराज चौहान हत्या का बदला लेना चाहते थे। क्या लेना चाहते थे? हत्या का बदला लेना चाहते थे। तो दोनों के मध्य क्या होता है? नागौर के पास में युद्ध होता है। ठीक है। तो जगदेव प्रतिहार जो भीमदेव सेकेंड का सेनापति था जगदेव प्रतिहार, इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति था कदमवास या केमास। दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। वहीं पर नागौर पे, कहाँ पे संधि हो जाती है? नागौर में। वहीं पर कदमवास या केमास क्या करता है? रात रुक जाता है और भेड़ और भेड़ियों के मध्य क्या होता है? युद्ध देखता है। तो जो भेड़ थी, भेड़ गर्भवती थी और उसके बच्चा जन्म लेता है, और भेड़िया उसको मारना चाहता है, लेकिन भेड़िया को क्या करती है? मारने नहीं देती किसको? भेड़ अपने बच्चे को। और भेड़िया का हो जाता है वहां पर, घायल हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो उस दृश्य को देखता रहता है कौन? कदमवास या केमास। और कदमवास और केमास देखता है और वहीं पर किसका निर्माण कराता है? तो नागौर दुर्ग का निर्माण करा था। कौन से दुर्ग का? नागौर दुर्ग, जिसे अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं, उसका निर्माण करा था कौन? कदमवास या केमास। अपन बात करते हैं कदमवास और केमास दुर्ग का निर्माण करा था। और कुछ इतिहासकार पृथ्वीराज विजय के अनुसार कहते हैं कि कदमवास
कदमवास और उसकी माता सरिक्सिका थी कपूरी देवी से परेशान हो गया था कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और कदमवास की क्या करा देता, अपने सेनापति प्रताप सिंह के द्वारा कदमवास की क्या करा देता, हत्या करा देता है। ठीक है, अब देखो ये किसके अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार। अपन बात करते हैं, ये हो गया। अपन बात करते हैं चौहान गहड़वाल संघर्ष, चौहान और गढ़वाल संघर्ष। ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान और गढ़वालों के मध्य संघर्ष का कारण, पहले कारण देख लो कि चंदेल और गढ़वाल गठबंधन बनाया था किसने, जयचंद गढ़वाल ने, इसलिए भी हो गया। दूसरा कारण बताते हैं कि संयोगिता का कारण बताते हैं, किसका कारण बताते हैं, संयोगिता का कारण बताते हैं, संयोगिता क्या है। और तीसरा कारण था दिल्ली को लेकर के, किसको लेकर के, दिल्ली को लेकर के। दिल्ली का कारण भी क्या है, ये भी अपन बात करते हैं। एक बात देखो, पृथ्वीराज रासो किसके अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली का शासक कौन था, अनंगपाल तोमर। कौन था, अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर की कितनी पुत्री थी, दो। एक तो थी सुंदरी देवी, एक कपूरी देवी। कपूरी देवी के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान, और सुंदरी देवी के पिता का नाम, पुत्र का नाम क्या था, इधर बात करते हैं जयचंद गढ़वाल। अपन बात करें जयचंद गढ़वाल, और दोनों क्या बनना चाहते हैं, दिल्ली का शासक बनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, दिल्ली का शासक बनना चाहते हैं। लेकिन बन जाता कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तथा पृथ्वीराज चौहान किसे, जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से क्या कर लेता है, गंधर्व विवाह कर लेता है, अर्थात प्रेम विवाह कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रेम विवाह कर लेता है। और इससे पृथ्वीराज से जयचंद गढ़वाल क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। और जयचंद गढ़वाल क्या करता है, किसको, मोहम्मद गौरी को बुलाता है। किसको बुलाता है मोहम्मद गौरी को बुलाता है। और मोहम्मद गौरी क्या होता है, भारत में आता है। और किसके विरुद्ध आता है, तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आता है। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। चौहान वर्सेस गौरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की बात करते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी जो गजनी का था, ठीक है, वहां से आता है। और किस बुलाता कौन है, कहा जाता है कि बुलाता कौन, तो जयचंद गढ़वाल बुलाता है। इन दोनों के मध्य के युद्ध के कारण, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता कौन, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। दूसरी बात करते हैं कि साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था कौन, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। अपन बात करते हैं मोहम्मद गौरी युद्ध का कारण क्या था, तबरिंद। तबरिंद जिसे भटिंडा कहते हैं, भटिंडा पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने भटिंडा पर अधिकार कर लिया। और काजी जियाउद्दीन को क्या कर दिया, वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया, जो कि भटिंडा किसके अधीन में था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है, 1191 में, 1191 जैसे पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध के बारे में अलग अलग बताते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार युद्ध, 21 बार तराइन का युद्ध, 21 बार मोहम्मद गौरी हारा था। पर बात करते हैं पृथ्वीराज, सॉरी, हमीर महाकाव्य के अनुसार, किसके अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार 3 बार आ रहा था कौन, हमीर रासो के अनुसार 23 बार हारा था कौन, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। किससे, पृथ्वीराज चौहान से। बात करते मोहम्मद गौरी सर्वप्रथम आता है 1175 में, और मुल्तान के शासक करमादी को पराजित करता है 1178 में। मूलराज द्वितीय से पराजित हो जाता है। मूलराज द्वितीय की जो माता थी सर्क्षिका थी, नायिका देवी, इसको बुरी तरह से पराजित करती है मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को। ध्यान रखना, गौरी की कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गौरी की, भारतीय इतिहासकार की बात करें या भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो गौरी पहली बार कब आ रहा था, 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय से आ रहा था। उसकी सर्क्षिका थी, उसकी माता थी नायिका देवी। और बात करें राजस्थान के हिसाब से, तो राजस्थान में तराइन के प्रथम युद्ध में कौन आ रहा था, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। अपने को ध्यान रखना। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य युद्ध का कारण था कि तबरिंद जो कि पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य था, वहां पर जो भटिंडा के वर्तमान नाम भटिंडा है, वहां पर काजी जियाउद्दीन को प्रशासक नियुक्त कर दिया, किसने, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने। अब दोनों के मध्य क्या होता है, तराइन के पास में, तराइन पड़ता है, तरावड़ी तराइन, जिसको परिस्ता लेनपुल बोलते हैं। ये नारायणी नामक स्थान पर क्या हुआ, युद्ध हुआ। तराइन जो हरियाणा के वर्तमान में करनाल जिले में। और कैसे याद रखना, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, भारत की पहली महिला अध्यक्ष छात्री कल्पना चावला का जन्म भी कहाँ हुआ, करनाल हरियाणा में। ठीक है, और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है 1193 ईस्वी में। तो जीत किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान की। और मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। घायल गौरी को
पृथ्वीराज चौहान की सेना ने पीछा नहीं किया और जाने दिया। पृथ्वीराज चौहान सेना ने पीछा नहीं किया, जाने दिया। कुछ इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान की गलती मानते हैं, भूल मानते हैं, क्योंकि ये किसे गोविंदराज, जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंदराज के पर्चे से क्या हो गया, घायल हो गया, तो मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी और गौरी चला जाता है। गौरी चला जाता है। इधर पृथ्वीराज चौहान अपने हाल में मस्त रहता है। उधर बात करते हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी गजनी के दुर्दांत योद्धाओं को, जो ताकतवर दुर्दांत योद्धाओं को इकट्ठा करता है। 1 साल तक अपने घर परिवार में बच्चों को नहीं देखता और अपनी फौज इकट्ठी करता है, दोबारा आक्रमण के लिए आता है। लेकिन उसको पता था कि इस बार 1,20,000 सैनिकों के साथ आता है और पृथ्वीराज चौहान थोड़ा अपने कम सैनिकों लेके जाता, क्योंकि अधिकतर सेनापति थे जो अपने आसपास के संघर्ष में क्या थे, बिजी थे। तो पृथ्वीराज चौहान कम सेना को लेके जाता है, लेकिन मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी अपने जो एक क्या नाम उसको दूत को कीम उल मुल्क को किसके पास भेजता, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास भेजता है और बोलता है संधि करने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बोलता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय मना कर देता है। बाद में कोई उल मुल्क बोलता है, कीम उल मुल्क बोलता है कि मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी और चौहान आपस में क्या कर लो, संधि कर लो। तो पृथ्वीराज चौहान उसकी बातों में आ जाता है और संधि कर लेता है। बात करते हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी, बहुत ही चतुर, चालाक और कूटनीतिज्ञ था। उसने क्या करा, रात को आग जला के रखा था, आग मतलब कि आग लगा के रखी थी। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना सोची कि ये तो क्या रख रहे हैं, आग जला के रख रहे हैं, आराम आमोद प्रमोद में। अपन में क्या करते हैं, आमोद प्रमोद में रहने लगी पृथ्वीराज चौहान की सेना, आमोद प्रमोद में रहने लग गई। तो फिर सुबह जल्दी मोहम्मद शाहबुद्दीन की सेना, गौरी की सेना ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया किसी पे, पृथ्वीराज चौहान की सेना पर। पृथ्वीराज की सेना के अधिकतर सैनिक क्या थे, अचेत थे, सोच आदि क्रिया में व्यस्त थे। और क्या हुआ, आक्रमण हुआ तो कौन जीत गया, मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी जीत गया। तो मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी जीत गया। तो और पृथ्वीराज चौहान, कुछ इतिहास अब जीतने कुछ अलग अलग कारण थे जीतने के। प्रथम कारण क्या थे, तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, लेकिन अधिकतर सेनापति प्रथम युद्ध में ही मारे गए थे। अपन बात करते हैं कि प्रताप सिंह, अश्वथ सिंह जैसे सेनापति लास्ट में किसकी तरफ मिल गए, मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी की तरफ मिल गए। ठीक है। अपन बात करते हैं तीसरा कारण मोहम्मद गौरी का हारने का कारण। तीसरा कारण था कि जितने भी जो आसपास के शासक थे उनसे दुश्मनी मोल लेना, और आसपास के शासक किसके साथ थे, शाहबुद्दीन गौरी के साथ थे। अपन बात करें कि मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी या पृथ्वीराज चौहान कूटनीति, मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी कूटनीति कुशल युद्ध नीतिकार थे। बात करते हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी की, किसकी बात करते हैं, मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी के पास घोड़े थे, जबकि इनके पास क्या थे, पृथ्वीराज चौहान के पास हाथी थे। और बात करते हैं इनके पास अपेक्षाकृत कम हल्के हथियार थे, इनके पास भारी हथियार थे। इन सब के कारण क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया, मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी जीत गए। अपन बात करते हैं जब, और इनका घोड़ा, पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा नाट्यरंभा भी माना जाता है, जब इस युद्ध में क्या करने लग गया, नाचने लग गया था। अपन बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान क्या होता है, वहां से निकल जाते हैं, युद्ध भूमि से निकल जाते हैं और कहां चले जाते हैं, सरस्वती नदी के पास, हरियाणा के आसपास चले जाते हैं। और शाहबुद्दीन गौरी की सेनाएं वहां जाती है, सरस्वती पर किसके अनुसार, ताज उल मासिर ग्रंथ है किसका, हसन निजामी का ग्रंथ है, हसन निजामी का ग्रंथ है, पारसी इतिहासकार है, इसका ग्रंथ है ताज उल मासिर। हसन निजामी का ग्रंथ है ताज उल मासिर के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बना लिया जाता है। कहां पर, सरस्वती नदी के किनारे बंदी बना लिया जाता है। और उस बाद में क्या कर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय अधिता स्वीकार कर लेता है। मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी की इस बात का जानकारी सिक्के से मिलती है, उसमें एक तरफ से मोहम्मद बिन साहब लिखा था, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान लगा हुआ था। ठीक है। कुछ इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसकी हत्या कर दी, सरस्वती नदी के पास में किसकी हत्या कर दी, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। अपन बात करते हैं, राजस्थानी इतिहासकार बोलते हैं कि मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी किसको पृथ्वीराज चौहान को कहाँ ले जाता है, तो गजनी अफगानिस्तान में ले जाता है। और रास्ते में ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि मैंने बताया था भीमदेव सेकेंड और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध का एक कारण भी था अच्छनी राजकुमारी। कौन सी राजकुमारी थी, अच्छनी देवी, अच्छनी राजकुमारी। ये परमार वंश की राजकुमारी थी। कौन से वंश की राजकुमारी थी, परमार वंश की राजकुमारी थी। इसकी सगाई किसके साथ हो रही थी, भीमदेव सेकेंड के साथ हो रही थी। लेकिन शादी कौन कर लेता है, पृथ्वीराज चौहान इससे शादी कर लेता है। इसलिए भीमदेव चौहान क्या करता है, नाराज हो जाता है। तो ये अच्छी नहीं राजकुमारी।
अचिन राजकुमारी जब मोहम्मद साबुद्दीन गोरी इसको बंदी बना के ले जा रहा था पृथ्वीराज चौहान को, तो पीछे जाती है और एक गजनी योद्धा के द्वारा धनुष बाण लगने से, तीर लगने से ये अचिन राजकुमारी क्या हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाती है। गजनी अफगानिस्तान ले जाया जाता है, इस बात की जानकारी देता है कौन, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है, तो चंद्र बदाई का। चंद्र बदाई कौन थे, पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, दरबारी कवि थे। क्या थे, दरबारी कवि थे, दरबारी थे, मित्र थे, दोस्त थे, सखा थे, दरबारी विद्वान थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं दोनों का जन्म एक दिन हुआ, मृत्यु भी एक दिन हुई, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं इनका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ। किसका, चंद्र बदाई का। चंद्र बदाई का जन्म कहाँ हुआ, 1149 में। कहाँ पे, लाहौर में हुआ। बचपन का नाम क्या था, पृथ्वी भट्ट बल्लादी, और पुत्री का नाम क्या था, राजबाई, और बेटे का नाम क्या था, जलहरण। अपन बात करते हैं, और कौन से जो पृथ्वीराज रासो कौन से साहित्य में, पिंगल साहित्य में, राजस्थानी भाषा का, सॉरी हिंदी भाषा का प्रथम साहित्य ग्रंथ माना जाता है किसको, पृथ्वीराज रासो को। अपन बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार इसको गजनी अफगानिस्तान ले जाया गया, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। किसके द्वारा, मोहम्मद साबुद्दीन गोरी के द्वारा। आंखें निकाल ली गई और नाखून निकाल लिए गए, और बाद में चंद्र बदाई भी वहां जाता है, और चंद्र बदाई वहां जाता है तो सदवेदी बाण से, किसके बाण से, सदवेदी बाण से कौन घायल हो जाता है, साबुद्दीन गोरी को वहां मार दिया जाता है, और दोनों आपस में एक दूसरे को कटार गोप कर क्या कर लेते हैं, जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। बात करते हैं इस बात की, जो अंतिम बात है, अंतिम घटना है, इनके बारे में जानकारी कौन देता है, तो पृथ्वीराज रासो अंतिम भाग था, उसके पुत्र जलहरण ने लिखा था। किसने लिखा था, जलहरण ने लिखा था। अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे, इसकी जो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी माता चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, चामुंडा माता का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहाँ पर है, तारागढ़ दुर्ग की तलहटी पे, अजमेरू दुर्ग की तलहटी पर बना हुआ है। और 31 दिसंबर 2000 को क्या हुआ, इस पर डाक टिकट जारी किया गया, और 1978 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। किसको, पृथ्वीराज चौहान की स्मारक को क्या किया गया, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अपन बात करते हैं 8 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण तां बेटो सुल्तान निशानो मचूक चौहान, ये ग्रंथ, ये जो दोहा है किसका है, तो ये दोहा किसका है, तो चंद्र बदाई का है। और किसको कहा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान को कहा गया। और उससे क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी की क्या होगी, मोहम्मद गोरी की दिन निर्माण से मृत्यु होगी। लेकिन कुछ इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद गोरी वापस आता है, क्योंकि ये बात तो 1194 की है, क्योंकि 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में, किसमें, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ता है कौन, मोहम्मद गोरी और जयचंद गढ़वाल। इसमें जयचंद गढ़वाल वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और 1206 के आसपास खोखरों के द्वारा किसकी हत्या, मोहम्मद साबुद्दीन गोरी की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। ठीक है, अपने को यहाँ तक ध्यान रखना। अपन बात करते हैं किसकी, पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाएं आती थी। कितनी भाषा आती थी, 6 भाषाएं आती थी, ध्यान रखना। और इसकी रानियां कितनी थी, 16 रानियां थी। कितनी रानियां थी, 16 रानियां थी, जिसमें संयोगिता, अच्छनी राजकुमारी और जस कंवरी कच्छावी प्रमुख थी। अपन बात करते हैं इसके प्रमुख, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रमुख दरबारी विद्वान आसाधर, नागेश्वर, जनार्दन, पृथ्वीराज विजय किसकी है, जयानक भट्ट की। किसकी है, जयानक भट्ट की। ठीक है, इसमें तरह के युद्धों का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कौन से ग्रंथों में जयानक तरह के युद्धों का वर्णन नहीं है, तो पृथ्वीराज विजय का। अपन बात करते हैं विद्यापति गौड़, किसकी बात करते हैं, विद्यापति गौड़ उस समय में संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला के क्या थे, प्राचार्य थे, कौन, विद्यापति गौड़। ठीक है, अपन बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान अपने कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में इसका जो पुत्र था, पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का पुत्र गोविंदराज और भाई था हरिराज। ठीक है, गोविंदराज क्या करता है, किसकी, इधर बात करते हैं 1100 मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके राजभार, और कहाँ चला जाता है, वापस गजनी चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से 1194 में क्या करता है, गोविंदराज क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की दीनता स्वीकार कर लेता है। तो इस बात का गुस्सा आता है किसको, हरिराज को गुस्सा आता है, हरिराज गोविंदराज को पराजित कर देता है, और हरिराज कहाँ का, अजमेर का शासक बन जाता है। और ये क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सेनापति चतुर्राज की सहायता से, किसकी सहायता से, चतुर्राज की सहायता से, कौन, हरिराज
कौन था ये सेनापति था, सहायता से किस पर, कुतुबुद्दीन ऐबक पर क्या करता है, दिल्ली पर हमला बोल देता है। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, आक्रमण करता है किस पर, हरिराज पर, और हरिराज पर आक्रमण करता है और हरिराज अग्नि प्रवेश कर जाता है, अग्नि में कूद जाता है, अर्थात हरिराज की मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गोविंदराज, कौन सा राज, गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान तरते का पुत्र था, वो क्या करता है 1194 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में, कौन से दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में किसकी स्थापना कर लेता है, चौहान वंश की स्थापना कर लेता है। क्वेश्चन आता है रणथंभौर के जो चौहान है वो कहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे, अजमेर से आए थे। कहाँ से आए थे, अजमेर से आए थे। और अजमेर को बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर लेता है, सीधे अपने नियंत्रण में ले लेता है। ठीक है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में कौन आए थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, उनकी दरगाह कहाँ पर, अजमेर में। जब मैं मंदिर मस्जिद मकबरे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा तो किसके बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। अभी देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अजमेर के रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान कहाँ से आए थे, तो अजमेर से आए। कहाँ से आए, अजमेर से आए। अजमेर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की, कब, 1194 में, किसकी सहायता से, कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। इसके बाद में देखो वालन देव आता है, इसके बाद में आता है प्रहलादन आता है, कौन आता है, प्रहलादन आता है। इसके बाद में आता है वीर नारायण, कौन आता है, वीर नारायण। वीर नारायण की हत्या कौन कर देता है, इल्तुतमिश का करते हैं, दिल्ली में बुलाकर हत्या कर देता है। इसके बाद में आता है वाघभट, कौन आता है, वाघभट। वाघभट के समय में जो नासिरुद्दीन महमूद का सेनापति था बलबंत 3 बार असफल आक्रमण करता है किस पर, वाघभट पर। किस पर असफल आक्रमण करता है, वाघभट पर। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे साथ आता है जयसीमा या जैत्र सिंह। जैत्र सिंह जो 1250 से लेकर 1282 तक कहाँ पर शासन करता है, रणथंभौर में शासन करता है। और अपने जीवन काल के दौरान अर्थात शासन काल के दौरान अपने पुत्र, तीसरे पुत्र किसकी, हमीरदेव चौहान को कहाँ का शासक बनाया जाता है, तीसरे पुत्र और योग्य पुत्र हमीरदेव चौहान को कहाँ का शासक बना देता है, तो ये रणथंभौर का शासक बना देता है। और अब बात करते हैं शरणागत रक्षा, किसकी बात करें, शरणागत रक्षा, शरणागत आने की रक्षा करने वाले हमीरदेव चौहान के बारे में बात करते हैं। और रणथंभौर का अंतिम प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान के बारे में बात करते हैं अपन। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान चौहानों का सबसे ऐसा शासक जिसके बारे में सबसे ज्यादा किताबें बोलती है, सबसे ज्यादा किताबें या ग्रंथ बोलते हैं, तो माना एक रूप में पूछे जाते हैं कि कौन से शासक है, हमीरदेव चौहान। और बात करते हैं देखो हमीरायण, हमीरायण लिखी थी भाण व्यास ने। ठीक है, हमीर बंधन लिखी थी अमृत कैलाश ने। किसने लिखी थी, अमृत कैलाश ने। हमीर महाकाव्य लिखी थी नैनचंद सूरी ने। हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने। किसने लिखा था, चंद्रशेखर ने, जो कि कहां पर, बूंदी के शासक सूर्यनारायण के दरबारी थे। पर बात करते हैं हमीर आसो, 13वीं सदी में लिखा था सारंगधर ने। 18वीं सदी में लिखा था जोधराज ने। किसने लिखा था, जोधराज ने। बात करते हैं इनका खुद का ग्रंथ है श्रृंगार हार, जिसके अनुसार इसने भगवान शिव को क्या किया था, अपना सिर अर्पण किया था। जिस प्रकार किसने, रावण ने भगवान शिव को सिर अर्पित किया, उसी प्रकार हमीरदेव चौहान ने भी किसको सिर अर्पित किया था, तो भगवान शिव को। किसके अनुसार, श्रृंगार हार के अनुसार। अपन बात करते हैं देखो हमीरदेव चौहान के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े, 17 युद्ध लड़े। और 17 युद्धों में 16 युद्धों में विजय प्राप्त की, और अंतिम युद्ध में विजय हार गए और वीरगति को प्राप्त हुए और केसरिया कर लिया। अपन बात करते हैं हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जैत्र सिंह। पिता का नाम था जैत्र सिंह या जयसीमा। माता का नाम था हीरा देवी। माता का नाम क्या था, हीरा देवी। पुत्री का नाम था देवल देव। और पत्नी का नाम था रंग देवी। क्या नाम था, रंग देवी। अपन बात करते हैं इन्होंने 17 युद्ध लड़े थे, 16 युद्धों में विजय प्राप्त की और अंतिम युद्ध में हार गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। तो अपन बात करते प्रमुख युद्ध। सबसे पहले उन्होंने मांडल के शासक को हराया, उनके कर वसूला था। धार के शासक भोज परमार को पराजित किया था। भीमरस के शासक अर्जुन को पराजित किया था। अपन बात करते हैं चित्तौड़ के शासक समर सिंह को पराजित करके और पूरे राजपुताना में अपनी ख्याति प्राप्त कर ली थी, ख्याति अर्जित की थी। किसने, हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान के समय में 1290 से लेकर 1296 तक कौन शासक था, तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक इंपीरियलिज्म शासक था, साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था। तो इन्होंने क्या किया, 2 बार 1290 और 1292 में किस पे आक्रमण कर दिया था, रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण कर दिया था। तो ध्यान रखना किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। तो इस बात की जानकारी कौन देता, अमीर खुसरो का ग्रंथ था मिफ्ता उल फतेह। मिफ्ता उल फतेह अमीर खुसरो का ग्रंथ है, उसमें जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 2 बार युद्ध करता है, 1290 1292। तो वो जालनी के दुर्ग पर तो कब्जा कर लेते हैं। जैन का दुर्ग का मतलब रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, जैन के दुर्ग पे तो अधिकार कर लेते हैं, लेकिन हमीरदेव चौहान को जीत नहीं पाते। दोनों युद्धों में जलालुद्दीन खिलजी हार जाता है, हमीरदेव चौहान जीत जाता है। जलालुद्दीन खिलजी बोलता है, मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता।
क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से ये कथन किसका था, तो जलालुद्दीन खिलजी का। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया। किसके विरुद्ध कहा गया, किसके विरुद्ध कहा गया, तो हमीरदेव चौहान के विरुद्ध लड़ते हुए कहा गया। अपन बात करते हैं किसकी, जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी जो हत्या है 1296 में, इसके पुत्र क्या, दामाद और भतीजे, क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। कहाँ पे, कड़ा, पंजाब, दिल्ली के आसपास। ठीक, अब शासक कौन बनेगा दिल्ली का, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी मतलब दूसरा सिकंदर मानता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अपनी सीमा दक्षिण भारत तक विस्तार कर ली थी। किस कहाँ तक विस्तार कर ली थी, दक्षिण भारत तक विस्तार कर ली थी। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करना चाहता था किस पर, हमीरदेव चौहान पर। आक्रमण के कारण हमीर द्वारा कर नहीं देना। दूसरा कारण कि रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व था। रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व कैसे, रणथंभौर दुर्ग गिरी पहाड़ी पर था, गिरी पर था, पहाड़ी पर बना दुर्ग था, अर्थात संकट के समय में उस दुर्ग पर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तीसरा कारण पिता चाचा के उसका बदला लेना, किसका, चाचा की पराजय का बदला लेना। चौथा कारण क्या था, हम बात करते हैं हमीर महाकाव्य के अनुसार। किसके अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार महमूद शाह और कैरबू को शरण देना। किसके द्वारा, हमीरदेव चौहान को। अब महमूद शाह और कैरबू कौन थे, एक मंगोल थे। मंगोल मैंने बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने विद्रोह मचा दिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों का बहुत से कड़ी टक्कर से मुकाबला किया और मंगोलों को क्या करा दिया, मुस्लिम बना दिया। ठीक है, और यही मंगोल महमूद शाह कैरबू गुजरात विजय के दौरान 1299 में गुजरात विजय के दौरान कहाँ गए थे, गुजरात गए थे, सोमनाथ मंदिर को लूट करके आ रहे थे। तो जालोर के पास में क्या होता है, इनके मध्य अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान, नुसरत खान और महमूद शाह कैरबू के मध्य क्या हो जाता है, धन को बंटवारे को लेकर क्या विवाद उत्पन्न हो जाता है। और ये धन लेकर के महमूद शाह और कैरबू कहाँ आ जाते हैं, हमीरदेव चौहान की शरण में आ जाते हैं। और अंतिम कारण था हमीर हट के अनुसार। हमीर हट किसने लिखा था, चंद्रशेखर ने। हमीर हट के अनुसार कि जो मराठा बेगम थी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, जो प्रेम करती थी किससे, महमूद शाह कैरबू से। और महमूद शाह कैरबू और मराठा बेगम चिमना बेगम दोनों क्या चाहती थी, मारना चाहती थी किसी को, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलता है और अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चल जाता है तो कौन, महमूद शाह कैरबू कहाँ जाता है, हमीरदेव चौहान के पास जाता है। ये कारण थे। अब देखो हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य कितने युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए, 1299 और 1301। हिंदूवाड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध, हिंदूवाड़ का युद्ध। हिंदूवाड़ का युद्ध, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलुग खान, नुसरत खान और अल्पक खान। ठीक है, इधर बात करते हैं हमीरदेव चौहान के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। क्या नाम था, भीम सिंह और धर्म सिंह। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने क्या किया, किसका, सॉरी ध्यान, एक चीज और ध्यान रखना, हमीरदेव चौहान ने किसको, महमूद शाह कैरबू को जगाना की जागीर दी। किसकी जागीर दी, जगाना की, ध्यान रख लेना, जगाना की जागीर दी, जगाना की जागीर दी थी। किसको, महमूद शाह कैरबू को। किसने, हमीरदेव चौहान ने। ध्यान। अब बात करते हैं उलुग खान, नुसरत खान। नुसरत खान, उलुग खान किस पे, हम रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जायन के दुर्ग पे क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। उलुग खान जायन के दुर्ग का नाम बदल कर नौशहर कर देता है। क्या कर देता है, नौशहर कर देता है, नौशहर कर देता है। अब बात करते हैं कि अब इस बात का पता चलता है किसको, हमीर की सेना को, हमीर के सेनापति को पता चलता है। हमीर कोटी एजन यज्ञ में क्या था, बिजी था। कोटी एजन यज्ञ में बिजी था। कोटी एजन यज्ञ बलवान सेना के अनुसार हमीर ने कितने कोटी एजन यज्ञ कराए, 2 कोटी एजन यज्ञ कराए। अपन बात करते हैं कि उसका पंडित कौन था, विश्वरूप था। बात करते हैं हमीरदेव चौहान का गुरु कौन था, राघव देव था। इसके दरबारी कौन था, विजय देव थे। तो ध्यान रखना, कोटी एजन यज्ञ करवा करके ये मुनिव्रत में विजेता कौन, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान विजेता था तो भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। और भीम सिंह और धर्म सिंह जायन पे दुर्ग पे पुनः अधिकार कर लेते हैं और जीत करके वापस लौट रहे थे। तो धर्म सिंह आगे जा रहा था, भीम सिंह की सेना थोड़ी पीछे रह गई थी। और अल्पंग ने मौका पाकर के पीछे से किस पे वार कर दिया, भीम सिंह पर वार कर दिया। इससे भीम सिंह क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। धर्म सिंह कहाँ पहुंच गया, हमीरदेव चौहान के पास पहुंच गया। तो हमीरदेव चौहान को गुस्सा आया, कुपित हुआ, क्रोधित हुआ और किसको अंधा करवा दिया, धर्म सिंह को अंधा करा दिया तथा धर्म सिंह के भाई को भोज को क्या बना दिया, सेनापति बना दिया। लेकिन भोज से क्या हुई स्थिति नहीं संभली। तो क्या हुआ, पुनः कौन सेनापति बन जाता, धर्म सिंह सेनापति बन जाता। लेकिन धर्म सिंह अपने अपमान का बदला लेने के लिए राज्य पे कर बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं ये भोज नाराज होकर कहां चला गया, तो भोज नाराज होकर कहां चला गया,
अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया, अलाउद्दीन खिलजी को उकसाता है। ध्यान रखना 1299 के युद्ध का नाम था हिंदुवाड़ का युद्ध। ये अनिर्णायक युद्ध रहा था, दोनों ही कोई नहीं जीता, ठीक है, तो अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। अपन बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को उकसाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी 1301 में स्वयं आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है, तो उलुग खान, नुसरत खान। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या कर, देखो हमीर देव चौहान रणथंभौर में, किसमें, रणथंभौर में जो पत्थर बरसाए अंदर थे उसका नाम था डिकुलिया भैरव मरकुटी। और बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जो पत्थर बरसाए अंदर थे उसका नाम था गरगज, ठीक है, मगरच, ये थे और पासीब, पत्थर बरसाए अंदर थे। तो ध्यान रखना नुसरत खां पर पत्थर बरसाए अंदर की हो गई, तो नुस्खाई पे क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गई। अपन बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर डेरा डाल दिया। उससे पहले क्या, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने क्या कर दिया, डेरा डाल दिया। उल्लुग खान ने पहले से पहले महल नसी को, किसको, महल नसी को संधि के लिए भेजा। क्या करने के लिए भेजा, संधि के लिए भेजा। और संधि की दो शर्तें थी, एक तो महमूद शाह कैरबू को, महमूद शाह और कैरबू को किसको दे दे, अपने सुल्तान को दे दे। और दूसरी शर्त क्या थी कि हमीर देव चौहान की जो पुत्री थी देवलदे, क्या नाम था, देवलदे का विवाह किसके साथ हो जाए, सुल्तान के साथ हो जाए। हमीर देव चौहान ने दोनों ही क्या कर दी, अस्वीकार कर दी, दोनों शर्तें अस्वीकार कर दी। अब क्या होता है, कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है, डेरा डाल देता है, लेकिन जीत नहीं मिलती, क्योंकि राजस्थान का सिंगल एक किला भी ऐसा नहीं है जो विदेशी आक्रांता करता है और जीतता है, वो तो अपने यहाँ के आदमी क्या है, ऐसे। अब बात करते हैं अमीर देव चौहान कम से कम 1 साल तक घेरा डाल के रखता है, लेकिन नहीं जीत पाता। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि कूटनीति का प्रयोग करता है और संधि प्रस्ताव भेजता है। तो अमीर देव चौहान की तरफ से संधि करने कौन जाता है, रतिपाल जाता है। कौन जाता है, रतिपाल जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी तरफ मिला लेता है और क्या कर देता है, इसको प्रलोभन लालच दे देता है। रणमल, रतिपाल और सुजन शाह के विश्वासघात करने पर क्या होता है, पेयजल और अन्नागारों में गाय की हड्डियों का चूर्ण और गोरख मिला दिया जाता है, तो पेयजल का और अन्न का संकट आ जाता है। और अमीर खुसरो अपनी किताब खजवानुल फतूह में लिखता है कि उस समय रणथंभौर में दो सोने की 80 रुपयों के बराबर एक चावल या गेहूं का अनाज का दाना नहीं मिला था, अर्थात अनाज का भयंकर संकट आ गया था। तो अमीर देव चौहान क्या करता है, आक्रमण करने की योजना करता है, किस पे, अलाउद्दीन खिलजी पे। लेकिन उसको चिंता सताई जा रही थी अपनी पुत्री देवलदे की, कि देवलदे की अब इस समय शादी भी नहीं कर सकते, और दूसरा ये जोर भी नहीं कर सकती। तो देवलदे ये बात सुनती है और रणथंभौर दुर्ग के ऊपर जाती है और पदमतला तालाब में कूद जाती है। किसमें कूद जाती है, पदमतला तालाब में कूद जाती है। और अपन बात करते हैं केसरिया, अमीर देव चौहान क्या करता है, केसरिया बाना पहन करके युद्ध भूमि में आता है और युद्ध करता है। और उसकी पत्नी रंग देवी क्या करती है, जोहर करती है अपनी, जोहर का मतलब केसरिया का मतलब केसरिया बाना पहनकर युद्ध भूमि में जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसे बोलते हैं केसरिया। और जोहर का मतलब कि बाकी बची हुई रानियां अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए, जो बाहरी आक्रांता से अपनी आबरू की रक्षा के लिए क्या करती है, स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाती है, 16 श्रृंगार करके अंग्रेजी में अग्नि में प्रवेश कर जाती है, उसे बोलते हैं जोहर। केसरिया प्लस जोहर क्या कहलाता है, शाका कहलाता है। और राजस्थान का प्रथम शाका कब हमीर देव चौहान के समय में हुआ और कब हुआ, तो 11 जुलाई 1301 को हुआ, 11 जुलाई 1301 को हुआ। बात करते हैं इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी उल्लुग खां को, किसको, उल्लुग खां को वहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है। कहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है, रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त कर देता है। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को, किसको, अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को कौन, महमूद शाह कैरबू मिल जाता है घायल अवस्था में। तो अलाउद्दीन खिलजी उसे बोलता है कि अगर तुझे ठीक कर दूं, घायल अवस्था में तुझे ठीक कर दूं तो क्या किया जाए, बोल क्या करेगा तू। तो महमूद शाह कैरबू होता है, मैं सबसे पहले तो तेरी मुंडी गर्दन से उठा, तेरी मुंडी काट दूंगा और क्या करूंगा, हमीर के वंशज को क्या करूंगा, रणथंभौर का शासक बनूंगा। तो ये गुस्सा होकर के अलाउद्दीन खिलजी इसको क्या होता है, हाथी के पैरों से नीचे कुचला देता है। और रणमल रतिपाल को ये कहते हुए कि तू सरधर्मी का नहीं हुआ तो मुझ विधर्मी का क्या होगा, ये कहते हुए सिर धड़ से अलग कर देता है। तो ये हो गया रणथंभौर के चौहान। अपन बात करते हैं जालोर के चौहान की। किसकी बात करते हैं मन, जालोर के चौहानों की। जालोर के चौहान अपन बात करते हैं जालोर के चौहान कहां से आए थे, तो सांबर से आए, मैंने बताया था बागपति राज प्रथम। किसकी बात करते हैं, बागपति राज प्रथम का पुत्र था लखन सिंह या लक्ष्मण। तो ठीक है, लखन सिंह या लखन लक्ष्मण। तो
उसका जो पुत्र था लक्ष्मण ने 950-960 ईस्वी में किसकी स्थापना की? नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की तथा आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? नाडोल में। किसने? लखन सिंह या लक्ष्मण चौहान ने। तो लखन सिंह चौहान के बाद में उसका वंशज है अल्लण, और अल्लण का पुत्र था कीर्तिपाल। कौन सा पुत्र था? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने किसमें? जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। तो जो जालोर के चौहान कहां से आए थे? तो कहां से आए थे? नाडोल पाली से आए। ध्यान रखना, कीर्तिपाल ने। किसने? कीर्तिपाल। जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। कब की थी? 1182 ईस्वी में। कीर्तिपाल को कितु एक महान राजा की उपाधि किसने दी थी? मोनो नैनसी ने अपने ग्रंथ नैनसी ख्यात में। बात करते सुंदा माता के अभिलेख में इसने इसे राजेश्वर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? राजेश्वर की उपाधि धारण की। और कीर्तिपाल ने जांगलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, देखो जालोर में कौन शाखा है? जालोर में कौन सा वंश राज करता है? तो चौहान वंश। और चौहान वंश की शाखा कौन सी थी? सोनगरा चौहान। कौन सी चौहान थे? सोनगरा चौहान। ठीक है, सोनगरा चौहान। अब बात करें जालोर। जालोर का नाम क्या है? जाल प्लस लोर। ठीक है, वह क्षेत्र जिसकी सीमा जाल के वृक्षों से बनी है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? जालोर कहलाता है। इसको बिजोले शिलालेख में जवालीपुर कहा गया है, क्योंकि जवाली ऋषि की तपोस्थली होने के कारण। तो इसको, और इस जालोर के दुर्ग को कांचनगिरी, स्वर्णगिरी, ठीक है, सोनगढ़ भी कहा जाता है। इसलिए सोनगढ़ के थे, इसलिए चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाता है। ठीक है, तो जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया कीर्तिपाल ने। जालोर के चौहानों का संस्थापक था कीर्तिपाल। और सुंदा माता के अभिलेख में इसकी जो उपाधि थी क्या थी? राजेश्वर। इसके बाद में बात करते हैं इसका जो समर सिंह, सॉरी एक बात कर लेते हैं। कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक, किसका? मेवाड़ के शासक क्या हुआ? क्या नाम था? मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को क्या किया? पराजित किया। सामंत सिंह कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बहनोई, पृथ्वीबाई प्रभा का क्या था? हस्बैंड। तो सामंत सिंह को क्या किया था? पराजित किया था। और सामंत सिंह यहाँ से कहाँ चला जाता है? बागड़ चला जाता है। और बागड़ में किसकी? चौहान वंश की स्थापना, किसी बागड़ में गुइल वंश की स्थापना करता है। और सामंत सिंह का जो भाई था कुमार सिंह, पुनः क्या कर लेता है? कीर्तिपाल को पराजित करके चित्तौड़ में क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। वापस चित्तौड़ में किसका अधिकार हो गया? घोइलू का अधिकार हो गया। और बात करते हैं इसके बाद में शासक होता है समर सिंह। समर सिंह क्या करता है? जालोर दुर्ग के चारों प्रकोटे का निर्माण कराता है तथा वहां पर शस्त्रागार का निर्माण कराता है। कौन? समर सिंह। समर सिंह के बाद में बात करते हैं उदय सिंह, शासक बनता है। कौन बनता है? उदय सिंह। तो ध्यान रखना, उस समय में प्रारंभिक चौहानों के, जालोर के चौहानों शासकों में सबसे शक्तिशाली थे, सबसे साम्राज्यवादी विस्तार नीति के थे। और इसने अपनी बहन लीला देवी का विवाह चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड के साथ में किया। और गुजरात चालुक्य चौहानों का जो संघर्ष था उस वेमनसी को खत्म किया। इसने गुजरात के लौण प्रसाद को पराजित किया। किसने? उदय सिंह ने। तथा नाडोल और मंडोर में इल्तुतमिश का अधिकार था। उस नाडोल, तो इन्होंने नाडोल और मंडोर पर खुद का अधिकार कर लिया। किसने? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में बात करते हैं चाचिंग देव। कौन शासक बना? चाचिंग देव। चाचिंग देव के समय में चाचिंग देव के समय में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक था। इसने नासिरुद्दीन महमूद और बलबल ने क्या किया? असफल आक्रमण किया था। किसके समय में? चाचिंग देव के समय। अपन बात करते हैं सामंत देव। इसके बाद में शासक बना सामंत देव। और सामंत देव शासक बना। सामंत देव के समय में 1291 में किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और बाघेला सामंत की सहायता से सामंत देव ने जलालुद्दीन खिलजी का क्या किया? आक्रमण को क्या कर दिया? असफल कर दिया। ठीक है, अब आप बात करते हैं शासक बनता है कानड़ देव चौहान। कौन शासक बनता है? कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान के बारे में कौन दो ग्रंथ बताते हैं? एक तो वीरमदेव सोनगरारीवाद और कानड़देव प्रबंध। ये दोनों ग्रंथ किसने लिखे थे? पद्मनाभ ने लिखे थे। और बात करते हैं कानड़देव चौहान की। कानड़देव चौहान की पत्नी का नाम था जेतल देवी और पुत्र का नाम था, पत्नी का नाम था जेतल देवी। ठीक है, और पुत्र का नाम था वीरमदेव। बात करते हैं कि जब 1299 ईस्वी में कौन गुजरात विजय के दौरान गुजरात विजय से लौट रहे थे और सोमनाथ मंदिर की मूर्ति के टुकड़े लेकर आए थे? कौन? उलुग खान, नुसरत खान। ठीक है, तो जालोर के पास में आए तो जो हमीरदेव चौहान का सेनापति था जेता देवड़ा, और उस पर आक्रमण कर देता है, धावा बोल देता है किस पे? उलुग खान, नुसरत खान पे। और जो सोमनाथ मंदिर के जो मूर्ति के टुकड़े लेके आए थे उन टुकड़े को छीन लेता है और उनसे धन छीन लेता है। कौन?
तो जेता देवड़ा कौन छीन लेता है? जेता देवड़ा, इसका सेनापति था जेता देवड़ा, जेता देवड़ा। तो इससे क्या हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी और 5 जगह पे लगा देते हैं। उससे जो शिवलिंग थे, शिवलिंग के 5 टुकड़ों को अलग अलग जगह लगा देते, 5 जगह जालोर में, जालोर, सहिवाड़, बात करते हैं आबू सोरटा, और वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, आबू सोरटा, जालोर, सहिवाड़, इन जगह पे लगा देते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं बागड़ा, आबू सोरटा, बागड़ा, सहिवाड़ और आबू पर्वत पे लगा देते हैं। अपन बात करते हैं इससे नाराज हो जाता कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता तो कमालुद्दीन गुरुक को 1305 में बेचता है। किसको बेचता है? सॉरी, एन उल मुल्क मुल्तानी को बेचता है। एन उल मुल्क मुल्तानी को 1305 में कानादेव चौहान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए बेचता है। लेकिन कानादेव चौहान क्या कर लेता है? शांत क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। और कानादेव चौहान का जो पुत्र था वीरमदेव, किस कहाँ चला जाता है? तो वीरमदेव कहाँ चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वीरमदेव बहुत ही सुंदर थे, कहा जाता है कि इस पे सिर पे बाल नहीं, शरीर पे बाल नहीं थे और बहुत ही सुंदर थे। ठीक है, तो उसकी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था फिरोजा। फिरोजा मनी मन चाहने लग जाती है किसको? वीरमदेव को। तो एक तरफा प्यार था, तो वीरमदेव से परेशान होकर के वापस कहाँ आ जाता है? कहाँ पे आ जाता है? तो जालोर, जालोर में आ जाता है। तो फिरोजा के कहने, फिरोजा के विशेष आग्रह करने पर जिंदा या मुर्दा क्या चाहिए? वीरमदेव चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? आक्रमण करता है। आक्रमण करता है। तो 1308 में किसके? कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में क्या होता है? आक्रमण करता है। जालो दुर्ग की कुंजी, जैसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी थी, झाइन का दुर्ग, उसी प्रकार जालो के दुर्ग की कुंजी थी सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग पर क्या कर देता है? डेरा डाल देता है। लेकिन वही वाली बात, राजस्थान का सिंगल एक किला भी ऐसा नहीं है जिसको कोई जीत सकता है, विदेशी आक्रांता जीत सकता है। लेकिन यहाँ के तो आदमी ऐसे ही है। तो क्या होता है? सिवाना का शासक था कानदेव चौहान का भतीजा सातल देव और सोमदेव, सातल देव चौहान और सोमदेव चौहान। तो दोनों ही क्या करते हैं? कमालुद्दीन गुरु क्या करता है? डेरा डाल देता है चारों तरफ, लेकिन जीत नहीं पाता। तो कूटनीति का प्रयोग करता है, कूटनीति प्रयोग करता है। और भावला क्या होता है? जो सेनापति था किसका? सातल देव चौहान का सेनापति था भावला, वो विश्वासघात कर देता है। और क्या होता है? विश्वासघात कर देता है। और उसमें कुंड में क्या होता है? मामा कुंड था, कुंड में क्या होता है? गोरख मिला देता है। इससे क्या होता है? हो जाता है गोरख मिला देता है, इससे पेयजल का संकट आ जाता है। और सातल देव चौहान और इनके मध्य क्या होता है? युद्ध होता है, घोर युद्ध होता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था नाहर खां। क्या नाम था? नाहर खां। नाहर खां क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था नाहर खां, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और बाद में इधर बात करते हैं सातल देव चौहान, सोमदेव चौहान, सब वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तथा इसकी पत्नी मेणा दे, क्या नाम था? मेणा दे क्या करती है? जौहर करती है। तो ध्यान रखना, सिवाना का जो प्रथम जौहर कब हुआ? 1308 में। किसके समय में हुआ? सातल देव चौहान के समय में। और लगे आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखना, सिवाना का नाम बदल कर क्या कर देता है? खेराबाद करते हैं। क्या कर देते हैं? खेराबाद। सिवाना का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? खेराबाद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं, जब यहाँ से जीत करके सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी, तो मलकाना मेड़ता के पास में पड़ते हैं। तो मलकाना मेड़ता के पास हम कांडदेव चौहान अपने सामंतों को आग्रह करता है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ने के लिए कहता है। और मलकाना मेड़ता के पास है शम्स को बंदी। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था शम्स को क्या कर लेता है? बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? तो कांडदेव चौहान की सेना के द्वारा, तो इस सामंतों के द्वारा। अर्थात इस युद्ध में विजय किसकी होती है? तो कांडदेव चौहान की विजय मानी जाती है। अपन बात करते हैं कमालुद्दीन गुरुक। अब क्या होता है? जालोर के दुर्ग पे आक्रमण करता है। लेकिन जालोर का दुर्ग, कहा जाता है कि आज दिन तक कोई भी विदेशी आक्रांता आया और जालोर के दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। कोई सा विदेशी आक्रांता जालोर दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। जालोर दुर्ग के चारों घेरा डाला, लेकिन नहीं जीत पाए। तो क्या करता है? कूटनीति का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कूटनीति का प्रयोग करते हैं। और कांडदेव चौहान का जो सेनापति था दैया राजपूत बीका, उसको अपनी तरफ मिला लिया जाता है। दैया राजपूत बीका को अपनी तरफ मिला लिया जाता है। दैया राजपूत गुप्त मार्ग का पता बता दिया जाता है कि जालोर दुर्ग में एक दीवार ऐसी है जो क्या है? कच्ची है। फिर क्या होता है? राई। फिर क्या होता है कि जो उलुग खां था या कमालुद्दीन गुरु थे, तो वो क्या करते हैं? राय मंगवाते हैं। जालोर के आसपास सबसे राय मंगाते हैं। राय का एक राय ऐसी होती है जिसको रात को लगाते हैं, सुबह उग जाती है। तो छिड़काव किया जाता है और पता चल जाता है कि वहाँ राय का पौधा उग जाता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है? कच्ची जगह है, और उसमें घुस जाता है। उधर बात करते हैं किसकी? दैया राजपूत बीका की हत्या उसकी पत्नी सत्या द्वारा मातृभूमि की रक्षा के लिए कर देती है। और लेकिन वो जब तक किसके पास? कानर देव चौहान के पास जाती है, तब तक तो क्या हो जाता है?
देर हो जाती है। कहा जाता है कि कानड़ देव का दरबार था, इंद्र के दरबार से भी बढ़िया था, इंद्र के दरबार से भी सुंदर माना जाता है, और वीरमदेव वीरेंद्र बहुत सुंदर माने जाते हैं। अब बात करते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किसमें दुर्ग में प्रवेश कर जाती है, तो कानड़ देव चौहान लड़ते हुए केसरिया करते हैं और उसकी पत्नी जेतल देव, क्या नाम था, जेतल देव, क्या कर लेती है, जोर कर लेती है, और जो जालोर का नाम बदल करके जलालीपुर कर, जलालाबाद कर दिया जाता है, किसके द्वारा, कमालुद्दीन गुरुक के द्वारा। और कमालुद्दीन गुरुक या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, जलालाबाद। उसका प्रशासक किसको दिया जाता है, तो कमालुद्दीन गुरुक को किसका प्रशासक बना दिया जाता है, किसका, तो जालोर का। और रणथंभौर का प्रशासक किसे बनाते हैं, तो रणथंभौर प्रशासक बनाते हैं उल्लू खां को, ध्यान रखना। अपन बात करते हैं अलाय दरवाजा और फिरोजा का मकबरा बनाया गया है। बात करते हैं कि दद्दा सनावराई, ध्यान रखते हैं कि अब बात करते हैं किसके बारे में, वीरमदेव चौहान के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली पकड़ना किसको था, वीरमदेव चौहान आशापुरा माता का भक्त था। तो जालोर में आशापुरा माता के मंदिर के पास कटार गोप कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और जब उसकी मुंडी काट करके दद्दा सनावराई कहाँ ले जाते हैं, दद्दा सनावराई कहाँ पे लेके जाते हैं, तो हम फिरोजा के पास में लेके जाते हैं। तो उसकी फिरोजा को देख करके वो मुंडी घुमा लेता है, और फिरोजा उसको लेकर के, किसी मुंडी को लेकर के, वीरमदेव चौहान की मुंडी को लेकर के कहाँ कूद जाती है, तो यमुना में कूद जाती है। ध्यान रखना, फिरोजा की जो भाई थी उसका नाम था गुल विहरत बेगम, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर, जालोर में तोप मस्जिद, अलाय दरवाजा, फिरोजा का मकबरा का निर्माण कराया। देखो आज तक मैंने पढ़ाया वो पूरा रिवीजन हो गया। अब अपन पढ़ेंगे कल मेवाड़ के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।